हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्कॉलर अलाइट में। जो लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप सबसे पहले क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसका जो बेल आइकॉन है उस पर क्लिक कर दीजिए, ताकि जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगा आपको वो नोटिफिकेशन के माध्यम से पता चल जाए। आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा यूट्यूब की तरफ से कि स्कॉलर अलाइट के द्वारा यह वीडियो अपलोड किया गया है, तो आप उसको जल्द ही देख पाएंगे। तो आज जो हम यहाँ पर बात करने वाले हैं, आज हम बात करेंगे संविधान के अति महत्वपूर्ण जो प्रश्न है, या फिर जिसको हम वन लाइनर क्वेश्चन आंसर बोल सकते हैं। तो वन लाइनर की सीरीज मैंने स्टार्ट की थी, उसका ये चौथा पार्ट होगा। इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी इंक्लूड है और जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है पॉलिटी से रिलेटेड वो यहाँ पर लिए गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बात करें यहाँ पर हम पहले क्वेश्चन की या फिर वन लाइनर फैक्ट की, कि राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका शक्तियां निहित होती हैं। किसमें? राष्ट्रपति में। राष्ट्रपति में देखिए, क्योंकि राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका शक्तियां निहित होती हैं, तो राष्ट्रपति में। भारत के कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? भारत के कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? वह होता है राष्ट्रपति। देखिए, इसमें जो है जैसा कि हमारा डिटेल पार्ट चला है उसी हिसाब से क्वेश्चन है। डिटेल में हम राष्ट्रपति पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पर आपके ऑब्जेक्टिव में भी हमने आपको राष्ट्रपति करा दिया है और यहाँ पर वन लाइनर में भी आपको हम राष्ट्रपति करा रहे हैं। तो देखते हैं, लोकसभा में आंग्ल भारतीय सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति किसके पास होती है? भारत के राष्ट्रपति के पास होती है। कितने एंग्लो इंडियन को कर सकते हैं? 2 एंग्लो इंडियन को वो लोकसभा में कर सकता है और 12 सदस्य जो कि साहित्य, कला, इन सब क्षेत्रों से रहेंगे, उनको 12 सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत कर सकता है। तो ये कौन कर सकता है? राष्ट्रपति ही कर सकता है। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है, मतलब किस प्रकार की चुनाव प्रक्रिया है? एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली या फिर संक्रमणीय प्रणाली भी इसको कहा जाता है, आनुपातिक वाला। ठीक। और इसको चुनाव में जो राष्ट्रपति जैसे खड़ा होता है तो उसको अपने 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक को साबित करना पड़ता है, तब जाके वो राष्ट्रपति के चुनाव के उम्मीदवार के लिए वो अपने पद को मान्य कर पाता है। ठीक है, चलिए। भारत का राष्ट्रपति अपने पद पर रहता है कब तक? पद ग्रहण करने से 5 वर्ष तक। 5 वर्ष तक, और उससे पहले उसको हटाया भी जा सकता है महाभियोग लगाकर। महाभियोग को अगर वो लगा देता है, अगर महाभियोग उसके ऊपर पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति को पद से हटाया भी जा सकता है। और राष्ट्रपति अगर हट गया तो उसके 6 महीने तक जो है वो करा लेना चाहिए। क्या? चुनाव जो है 6 महीने तक हो जाएगा, जिससे कि नया राष्ट्रपति हमारे देश को मिल जाएगा। राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए प्रस्तावक का अनुसमर्थन किया जाना चाहिए, तो वही मैंने बताया 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए। तो यहाँ पर प्रस्तावक पूछे तो 50, अनुमोदक अगर पूछेगा तो उसका आंसर भी 50 ही जाएगा। किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसको है? तो वो भी अधिकार हमारे राष्ट्रपति को ही प्राप्त है। यानी कि कोई भी भौगोलिक क्षेत्र है, अगर उसको आपको अनुसूचित क्षेत्र घोषित करना है तो उसके लिए संवैधानिक अधिकार राष्ट्रपति के पास ही है। राष्ट्रपति भारत के उम्मीदवार की क्या आवश्यक योग्यताएं हैं? तो सबसे पहली योग्यता देखिए, राष्ट्रपति पद बनने के लिए या राष्ट्रपति आपको बनने के लिए सबसे पहली योग्यता होगी कि भारत का सबसे पहले तो नागरिक होना चाहिए। दूसरा, 35 वर्ष की आयु पूर्ण होना चाहिए, यानी कि अगर 35 से वो छोटा है तो राष्ट्रपति नहीं बन सकता। तो ये हो गया 35 वर्ष की आयु। और सांसद चुने जाने योग्य अर्हताएं या योग्यताएं रखता हो अनुच्छेद 58 के अनुसार। यानी कि जो लोकसभा है, लोकसभा में जो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए, ठीक है, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए उसके पास योग्यताएं होनी चाहिए, यानी कि 25 वर्ष से ऊपर का होना चाहिए। तो बनी सी बात है, अगर राष्ट्रपति के चुनाव के लिए खड़ा रहा है वो 35 वर्ष का होगा तो 25 तो उसने पार किया है। तो ये सब चीजें यहाँ पर होनी चाहिए। अगला पॉइंट, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, कैसा होता है? अप्रत्यक्ष पद्धति के द्वारा एकल संक्रमणीय मत के आधार पर होता है। कौन सा होता है? अप्रत्यक्ष होता है। ये आपको ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता है, अप्रत्यक्ष रूप से होता है। भारत में राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में सदस्य होते हैं कौन कौन? लोकसभा का होता है, राज्यसभा भी होता है, राज्य विधानसभा भी होता है, जिसके अंतर्गत दिल्ली और पांडिचेरी सहित और उनके सदस्य चुने गए जो होते हैं। यानी कि मेनली आपको लोकसभा भी है, राज्यसभा भी है, राज्य विधानसभा भी है, जिसके साथ दिल्ली और पुडुचेरी की भी जो है राज्य विधानसभा सम्मिलित है। उनसे चुने हुए सदस्यों के द्वारा जो है चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में उनके सदस्य होते हैं। अनुच्छेद 55 के अनुसार यहाँ पर बताया गया है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, कौन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन, ठीक है, जो मतलब यानी कि जो राष्ट्रपति का चुनाव मेनली वही हो रहा है, तो उस पर जो महाभियोग का भाग नहीं होगा। ठीक है, तो राज्यों की जो विधानसभा होगी
जो कि उनके चुनाव के लिए उनके सदस्य होते हैं निर्वाचक मंडल के, लेकिन यहाँ पर महाभियोग की प्रक्रिया में वो शामिल नहीं होंगे। महाभियोग की प्रक्रिया जो है किसी भी सदन में स्टार्ट हो सकती है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत के राष्ट्रपति को कार्य अवधि की समाप्ति से पूर्व भी पद से हटाया जा सकता है, तो कैसे? वो महाभियोग की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 का जो अनुच्छेद है वो महाभियोग का अनुच्छेद है, उसके द्वारा महाभियोग लगाकर राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप लगाया जा सकता है संसद के किसी भी सदन में, यानी कि लोकसभा हो या फिर राज्यसभा हो, कहीं से भी वो चीज स्टार्ट हो सकती है कि भाई। और लेकिन महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो आखिर लगाई कब जाएगी, है ना? महाभियोग हम लगा तो देंगे, लेकिन कैसे लगाएंगे? अगर राष्ट्रपति कोई भी संवैधानिक नियमों का पालन नहीं करता है या संविधान की अवहेलना करता है, सीधे सीधे अगर राष्ट्रपति संविधान की अवहेलना करता है तो उस पर जो है हम महाभियोग लगा सकते हैं। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि भारत के राष्ट्रपति के रिक्त पद को भर लिया जाना चाहिए कितने? 6 माह के भीतर, अनुच्छेद 62 के अनुसार। यानी कि अगर कोई व्यक्ति जो राष्ट्रपति है, अगर किसी कारणवश उसको पद से हटाया गया या फिर वो सेवानिवृत्त हो गया, यानी कि वो रिटायर्ड हो गया, तो 6 माह के भीतर राष्ट्रपति का चुनाव कराकर हमको उसमें एक नया राष्ट्रपति देश को देना होगा। विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसके पास है? तो सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार राष्ट्रपति को है, वो भी 143 आर्टिकल के तहत। बहुत इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल है, एक 143 और एक 123, ये दोनों आर्टिकल तो बिल्कुल आपको याद ही रखना है। 143 के तहत सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट से वो सलाह ले सकता है, लेकिन सलाह माने या ना माने वो राष्ट्रपति के ऊपर है। और 123 के तहत वो अध्यादेश जारी करता है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है? तो वो है जस्टिस जो है हिदायतुल्लाह। हिदायतुल्लाह जी ने जो है राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभाला हुआ है। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है लोकसभा और राज्यसभा के संसदों के द्वारा। उपराष्ट्रपति की बात की जा रही है, लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों के द्वारा होगी। प्रक्रिया जो होगी आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा, अनुच्छेद 66। जैसा कि हम जानते हैं अनुच्छेद 66 उपराष्ट्रपति से रिलेटेड है। अब यहाँ पर देखिए उपराष्ट्रपति जो होता है, जैसा कि मैंने आपको डिटेल पार्ट में बताया हुआ है कि उपराष्ट्रपति हमारे राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, उसको राज्यसभा का पदेन सभापति के लिए उसको पेमेंट मिलती है। और अगर राष्ट्रपति नहीं किसी कारणवश नहीं रहता अपने पद पर, तो उसकी जगह पर हमारे उपराष्ट्रपति जी काम करेंगे और उनको सभी वेतन भत्ते जो राष्ट्रपति को मिलते थे, चाहे वो राष्ट्रपति भवन हो, आवास हो, सब चीज की जो है फैसिलिटी उपराष्ट्रपति को दी जाएगी अगर वो राष्ट्रपति के पद के लिए कार्य कर रहा है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है भारत के उपराष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं कैसे? संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के द्वारा, जैसा कि हमने यहाँ पर अभी देखा। भारत के राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति का पद खाली होने की स्थिति में राष्ट्रपति के पद का निर्वहन कौन करेगा? तो वो करेगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश। यानी कि अगर राष्ट्रपति भी नहीं है किसी कारणवश और उपराष्ट्रपति भी नहीं है, तो राष्ट्रपति के पद यानी कि राष्ट्रपति का जो कार्यभार है वो कौन संभालेगा? तो वो संभालेंगे हमारे भारत के मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। भारत का उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को त्याग देगा और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को त्यागपत्र देगा। तो ये दोनों एक दूसरे को अपना त्यागपत्र देते हैं। भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली? तो वो है हमारी संसदात्मक और प्रजातंत्र प्रणाली, जो कि हमने जो है ब्रिटिश से लिया है। संसद की प्रक्रिया है या विधि कानून है जो हमने कहां से लिया है? अपने ब्रिटिश से लिया है। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह प्राकृतिक पर्यावरण संरक्षण व सुधार करे। यह कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? तो ये है आपके 51 के का में, जो कि हमारे मौलिक कर्तव्य है, फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत आते हैं। बात करें अगले क्वेश्चन की कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो वो होता है उपराष्ट्रपति। पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है। वह कौन सी सभा है जिसका अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता? तो वही है राज्यसभा। राज्यसभा का जो सदस्य होता है, जो कि सदस्य नहीं होता है उपराष्ट्रपति, लेकिन वह वहां का पदेन सभापति जरूर होता है। तो इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं उपराष्ट्रपति के ऊपर कि क्या उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य है या नहीं। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपके एग्जामों में, तो ये जो है आपको याद रखना है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है भारत के उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का
संकल्प प्रस्तावित किया जा सकता है। कैसे? केवल राज्यसभा में। जैसा कि हमने राष्ट्रपति में देखा कि अगर महाभियोग आपको लगाना है तो वो आप लोकसभा में भी लगा सकते हो और राज्यसभा में भी लगा सकते हो, दोनों में लगा सकते हो। लेकिन अगर आपको उपराष्ट्रपति को पद से हटाना है तो केवल राज्यसभा जो है उत्तरदायी होगा। ठीक है, केवल राज्यसभा उत्तरदायी होगा, यानी कि सिर्फ आप राज्यसभा से के द्वारा ही प्रस्ताव उसमें दोगे कि हमको उपराष्ट्रपति से संतुष्ट नहीं है और उनको हटाया जाना। इस तरीके से ये चीजें होंगी। तो दोनों डिफरेंट। राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति कर सकता है या करता है? तो देखिए, राष्ट्रपति जो है हमारे भारत का महान्यायवादी, ठीक है, उसकी नियुक्ति करता है। नियंत्रक एवं महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि कैग। ठीक, कैग का आर्टिकल आपको याद रखना है 148 और महान्यायवादी का आर्टिकल 76 और राज्य का राज्यपाल। राज्यपाल की भी नियुक्ति जो है हमारे राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो और भी है, जैसे कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है और फिर उनकी सलाह पर मंत्रिमंडल की जो है गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो ये सब चीजें हमने डिटेल पार्ट में देख चुकी हैं और यहाँ पर भी चीजें वन लाइन फैक्ट्स में मैं वही चीज डिस्कस कर रहा हूँ। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? तो उपराष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं करता है हमारा राष्ट्रपति। सर्वसम्मति, ठीक है, सर्वसम्मति से निर्वाचित भारत के राष्ट्रपति थे। कौन थे? एन संजीव रेड्डी जी, जुलाई 1972। संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति किसके पास होती है? तो जैसा कि हमने पढ़ा है, प्रधानमंत्री के पास यानी कि मंत्री परिषद के पास होती है। राष्ट्रपति नाम मात्र का है, जो भी चीजें होंगी वो राष्ट्रपति के नाम से होगी, लेकिन मेन जो कार्य करेगा वो कौन करेगा? प्रधानमंत्री करेगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो अस्थिकार प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं यानी कि राज्यसभा के सदस्य हैं तो क्या होगा? वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे पाएंगे क्योंकि वो राज्यसभा से है। जैसे कि इंदिरा गांधी जो बनी थी पहली बार हमारी प्रधानमंत्री, तो वो उस समय राज्यसभा की सदस्य थी। तो प्रधानमंत्री का पद आप किसी भी दोनों सदनों में कहीं के भी आप सदस्य हो तो आप प्रधानमंत्री बन सकते हो। तो इंदिरा गांधी पहली बार जब बनी तो वो राज्यसभा से, लेकिन दोबारा फिर लोकसभा से थी। तो ये चीजें आपको थोड़ा याद रखना है। जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है केंद्रीय मंत्री रह सकता है क्या? जी हाँ, 6 माह तक वो रह सकता है, लेकिन 6 माह के भीतर ही उसको जो है संसद का एक सदस्यता लेनी पड़ेगी, अन्यथा उसको मंत्री पद से हटा दिया जाएगा, बर्खास्त कर दिया जाएगा। ये हमारे संविधान में जो है संविधान की नियमावली है। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला है कि अध्यक्षात्मक सरकार के काम करने का सिद्धांत क्या है? तो शक्तियों का प्रकरण। भारतीय गणतंत्र में वास्तविक कार्यकारी प्राधिकार होता है। कौन होता है? तो वास्तविक कार्य जो है मंत्री परिषद यानी कि हमारा जो प्रधानमंत्री है उनके द्वारा जो है मेनली पूरा काम किया जाता है। मंत्री परिषद किसके लिए उत्तरदायी होता है? तो सामूहिक रूप से जो है मंत्री परिषद जो है संसद के लिए उत्तरदायी होता है। संघीय परिषद के लिए मंत्री उत्तरदायी होते हैं राष्ट्रपति के लिए, यानी कि संघीय मंत्री परिषद की अगर बात की जाएगी केंद्रीय मंत्री परिषद की तो वो राष्ट्रपति के लिए यहां पर उत्तरदायी होंगे। भारत सरकार का कोई मंत्री जो संसद के दोनों में से किसी सदन का सदस्य नहीं है मंत्री पद से मुक्त हो जाएगा। कब? 6 मास के बाद। वही है कि 6 महीने के अंदर आपको जो है किसी जो संसद का सदस्यता आपको लेना पड़ेगा, चाहे वो लोकसभा का हो चाहे राज्यसभा का हो, क्योंकि अगर आपने वो सदस्यता नहीं ली है तो 6 माह तक तो आप मंत्री पद पे रहोगे, लेकिन उसके बाद आपको वहां से हटा दिया जाएगा। संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्री परिषद की नियुक्ति तथा पदच्युति को विवेचित करता है? यानी कि मंत्री परिषद की नियुक्ति के लिए जो है आपका अनुच्छेद 75 के तहत बताया गया है। संविधान संशोधन में यह प्रावधान किया गया है कि केंद्र व राज्यों में मंत्री परिषद का आकार लोकसभा और राज्यसभा विधानसभा के कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगा। तो वो बोला गया था 91 नंबर का संविधान संशोधन था जो कि 2003 में किया गया है, उसमें यह बताया गया है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि लोकसभा का नेता कौन होता है? तो लोकसभा का नेता प्रधानमंत्री को कहा जाता है या प्रधानमंत्री होता है। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है। तो मंत्रिमंडल पद का देखिए, जब मैंने डिटेल में आपको बताया था प्रधानमंत्री वाला चैप्टर, यानी कि इसका जो होगा
पार्ट आई थिंक 9 वाला आप देखिए, डिटेल पार्ट 9, उसमें मैंने इसको बहुत ही अच्छे से और डिटेल में समझाया। तो यहाँ पर क्या है, मंत्रिमंडल शब्द का एक बार ही प्रयोग हुआ है, वो हुआ है आर्टिकल 352 में कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिमंडल का गठन होगा, इस तरीके से जो है पूरा 352 में बताया गया। सामान्यतः भारत के प्रधानमंत्री होते हैं कौन? लोकसभा के सदस्य सामान्यतः, लेकिन हमारे यहाँ राज्यसभा के सदस्य रह चुके भी प्रधानमंत्री बन चुके हैं। तो यहाँ पर जो है ये जो है क्विक रिवीजन सीरीज आप बोल सकते हो उसको, वन लाइनर फैक्ट है जो कि बहुत ही कारगर सिद्ध होगा अगर आपने डिटेल पार्ट देखा हुआ है तो। देखिए पहले डिटेल पार्ट को देखिए, फिर उसके बाद वन लाइनर को भी देखिए और ऑब्जेक्टिव सीरीज को भी देखिए, ताकि आपका नॉलेज बहुत ही अच्छा बढ़ता जाए। जो डिटेल पार्ट में कंफ्यूजन रहेगी तो वो ऑब्जेक्टिव में क्लियर हो जाएगी, वन लाइन में भी क्लियर हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पर जो है मैं डिटेल में हर चीज बता देता हूँ। थोड़े बहुत डाउट्स रहते हैं कि इसके क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, तो वो जब आप ऑब्जेक्टिव पार्ट देखोगे या वन लाइनर देखोगे तो आपको समझ में आएगा, अच्छा इसको ऐसा भी पूछ सकते हैं, इसको ऐसा भी पूछ सकते हैं। तो इसलिए मैंने ये दोनों जो है पैरेलल में सीरीज को चला के रखी है। तो चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।